नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। हमारे साथ हैं नरेंद्र ठाकुर जी और ये है हमारा डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। नमस्कार नरेंद्र जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ दर्पण। आप कैसे हैं? ठीक है। मैं भी बहुत अच्छा, शुक्रिया पूछने के लिए। हाँ। नरेंद्र जी, ओके। आज हमारे लाइनअप में चार खबरें हैं जिनको अगर कीवर्ड्स में बताएं तो पहला कीवर्ड है एमएसपी, दूसरा है क्रिप्टो करेंसी, तीसरा रिलायंस अरामको डील और लास्ट है लोन या क्रेडिट डिसबर्समेंट। तो सबसे पहले इन दिनों के सबसे बड़े मुद्दे पर चलते हैं और वो है एमएसपी। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, वैसे ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन उन्हें आसान भाषा में बताएं तो किसान जो फसलें बेचते हैं, अगर उनका कोई एमएसपी तय है तो ये निश्चित हो जाता है कि किसानों को इतने रुपए तो अपनी फसल या यील्ड के मिलेंगे। अगर मार्केट या आड़त में नहीं मिल रहा है तो सरकार देगी। यूं एमएसपी को एक तरीके का इंश्योरेंस कहा जा सकता है। इन दिनों नरेंद्र जी, एमएसपी का मुद्दा गरमाया हुआ इसलिए है क्योंकि तीनों कृषि कानून वापस हो चुकने के बावजूद किसान अभी भी धरने में है और मुख्य मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून। नरेंद्र जी, इस पर हमने लल्लन टॉप शो के एक एपिसोड में विस्तार से बात की है। आपसे भी ऑफलाइन कई बार बात हुई है और आपका जो इनपुट्स है वो जानने की हमने कोशिश की है। तो अभी मेरा आपसे बिल्कुल लेमन सवाल है, एमएसपी तो किसानों को दी जा रही है, फिर एमएसपी गारंटी कानून क्या है? देखिए कि दर्पण उसमें अभी इंडिया में ये कानून नहीं बना हुआ है, मतलब लीगली ये बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट की। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जो न्यूनतम कीमत है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उनको खरीदे। तो अभी जो किसान हैं वो यही कह रहे हैं कि आपने तीनों कानून तो रद्द करने की बात कही है, और खबर आ रही है आज की कैबिनेट ने उसको पास किया है इस बिल को, कि वो रिपील कर रहे हैं। लेकिन साथ में उनकी ये भी मांग थी कि अभी हमें आप ये भी इंश्योर करिए कि हमें न्यूनतम कीमत जो है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की हो। और सिर्फ वो कुछ अभी 23 फसलों पे जो है न्यूनतम कीमत जो है वो इंश्योर करती है गवर्नमेंट। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब सभी फसलों पे हमें दें, जिससे कि उनका कहना एक लेवल पे मुझे जायज भी लगता है। क्योंकि देखिए जो एक तरह से कीमतें हैं, जो कृषि उत्पाद की जो कीमतें हैं वो मुकाबले औद्योगिक क्षेत्र के या जो सेवा क्षेत्र है उससे कम है। यदि हम कंपेयर करें लैपटॉप से क्विंटल वीट को, गेहूं को, या चावल को, तो उनके प्राइसेस जो हैं रिलेटिवली उनकी कीमतें जो हैं कम है ऑलरेडी मार्केट में। तो वो कहते हैं कि हमें इंश्योर करिए। और वो भी उसमें भी वो ये कह रहे हैं दर्पण की जो स्वामीनाथन कमेटी थी जिन्होंने ये बोला था कि जो कॉस्ट आ रही है टोटल प्रोडक्शन पे, उसके साथ में 50% जो है उसमें सरप्लस भी दीजिए, जिससे कि हम एक लेवल पे अपनी जीविका ठीक चला पाए और अपनी एक तरह से जिंदगी को बेहतर कर पाए। ये किसानों का मानना है और ये मांग कर रहे हैं। वैसे तो नवीन जी आपने स्पेसिफिकली बता दिया है, लेकिन फिर भी मतलब मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि किसानों का इसमें पक्ष है क्या, पूरा पक्ष क्या है, वो क्या कह रहे हैं जो चीजें आपने बताई उसके अलावा भी। किसान यही कह रहे हैं कि सरकार इतने दिनों से हमें पहले तो इन तीन काले कानूनों के कारण हमें समस्या थी, और इन्होंने एक साल की इतनी लेट जो है कर दी है, और ये हमारा हक था। और एक साल में बदनाम भी किया है, और 700 लोग जो हैं उसमें शहीद भी हुए हैं। तो इतने दिनों बाद आपने ये चीजें मानी हैं, तो हमें आगे की अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, और वो मुझे लगता है ठीक भी बोल रहे हैं, उनकी जिंदगी बेहतर उससे भी होती है। क्योंकि बाजार में यदि जैसे मैं हिमाचल का एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि जैसे आपने वहां पे अडानी को इनवाइट किया, तो वहां के किसानों को जो है थोड़े दिन तो उन्होंने कीमतें जो है वो ज्यादा दी, लेकिन धीरे धीरे फिर कम कर दी गई। तो इसका मतलब ये एक चांस हमेशा रहता है कि वो कीमतें जब प्राइवेट सेक्टर आता है या प्राइवेट कंपनी आती है तो उनको गिराती है, और जिससे कि किसानों को बहुत नुकसान होता है। क्योंकि कानून तो है नहीं, इसलिए जो है अडानी वहां पे आए और उन्होंने प्राइसेस जो है कम किया। जो एप्पल इंडस्ट्री है वहां पे इसलिए काफी ज्यादा वो प्रभावित भी हुई, और उसका एक लेवल पे अभी इलेक्शन में बीजेपी को नुकसान भी हुआ। एक एमपी की सीट और 3 एमएलए की सीट और हारे भी। तो वो तो चलो राजनीतिक बात है, लेकिन आर्थिक बात यदि करें तो उसमें किसान यही कह रहे हैं कि हमें अब आप इंश्योर कर लीजिए, जो एम एन स्वामीनाथन कह रहे थे कि इस तरह की प्राइसिंग होनी चाहिए, जिससे कि एक तो हमारे लिए प्राइसेस जो हैं इतने मिनिमम हमें मिले। लेकिन दूसरी चीज में एज ए इकोनॉमिक्स में ये भी कह सकता हूँ कि सिर्फ वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वो एक लेवल पे आप देखिए उपभोक्ताओं के लिए भी बोल रहे हैं कि यदि मान लीजिए उन्हें कीमत ठीक मिलेगी
तो एक लेवल पे मार्केट में भी जो है सप्लाई ज्यादा होगी, उससे जो है प्राइसेस जो है वो कम होंगे कंज्यूमर के लिए। और तीसरी चीज जो उससे भी इम्पोर्टेंट है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ लिंक है, वो है जब सरकार जो खरीदती है कुछ अनाज या कुछ इस तरह की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जिससे कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन जो मिलता है गरीबों को, जो अनाज देते हैं, जिसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसको प्रोक्योर करती है, वो भी साथ में होता है। तो इसलिए हम कहें कि तीनों जो एक तरह से कंपोनेंट हैं अर्थव्यवस्था के, किसान, उपभोक्ता और जो गरीब लोग हैं, तीनों को इस चीज से फायदा होगा। और ये एक तरह से ये भी बात कर सकते हैं हम कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंश्योर करके फूड सिक्योरिटी भी सुरक्षित होती है। या एक तरह से आजकल वैसे डेटा आ रहा है और हमें पता है कि किस तरह से जो पॉवर्टी और स्टारवेशन डेथ जो है वो इंक्रीज की है, और कोविड-19 में और हालत खराब हुई है गरीबी की और गरीबों की, और भूख की समस्या और एक लेवल पे मुश्किल हो गई है या दिक्कत हो गई है उसमें। तो यदि इंश्योर करे सरकार, तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी इसमें एड्रेस किए जा सकते हैं। नरेंद्र जी, मैं अगले सवाल में बढ़ूं उससे पहले बता देना चाहूंगा जिन दर्शकों को जानकारी नहीं है, नरेंद्र जी दरअसल हिमाचल से आते हैं, जो अडानी और सेव की बात की, और इनकी जो वहाँ की रिसर्च है, फाइनेंशियल कंडीशन है, उसमें उनमें पकड़ भी इनकी अच्छी है। तो उसी तरीके से इन्होंने उसका उदाहरण दिया और ये न्यूज में भी छाया हुआ था, जहां तक मुझे याद है ये किस्सा। अच्छा, एमएसपी से जुड़ा तीसरा सवाल या अंतिम सवाल दरअसल 2 पॉइंट्स में है। पहला कि सरकार का इसमें क्या पक्ष है, और दूसरा अगर आप तटस्थ तरीके से देखें, हालांकि हमने बताया है, फिर भी स्पेसिफिकली आप इस सारे एमएसपी प्रकरण को कैसे रिव्यू करेंगे नरेंद्र जी? मतलब सरकार का कहना ये है इसमें दर्पण की, वो कह रहे हैं कि इतना सारे सोर्सेज हम कहाँ से लाएंगे, और वो एक बार ये भी कहते हैं कि हम एमएसपी इतना दे रहे हैं 23 फसलों को, तो उसमें कई बार हमारे पास इतना ज्यादा सरप्लस होता है कि वो सारा कई अनाज जो है वो सड़ रहा है और हम इतना स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बात है, लेकिन वो उतनी लॉजिकली उसका सेंस नहीं बनता है। वो तो ये कह रहे हैं, मतलब उसको लॉजिक और स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं वो फार्मर्स कह रहे हैं, जिससे मैं भी एग्री करता हूँ। और वो ये है कि देखिए, जब मिनिमम वेज हो सकती है ना श्रमिकों के लिए, जब मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो सकता है, एमआरपी जिसको कहते हैं, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी हो सकता है। उससे कोई मार्केट या कहीं बाजार में कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसी कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती, जो आर्गुमेंट सरकार दे रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मतलब जो सरकार का पक्ष है, और उसमें किसान बोल भी रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे से सरकार ही खरीदे, हम तो ये कह रहे हैं आप इतना मिनिमम हमें इंश्योर कर दीजिए, उसके नीचे हमारा प्राइस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारी जो कीमतें हैं, जो हमारे कृषि पदार्थों की जो कीमतें हैं, वो ऑलरेडी कम हैं मुकाबले औद्योगिक क्षेत्र के या सेवा क्षेत्र के। तो आप यहाँ तो हमें सपोर्ट कीजिए, इससे हम अपनी स्थिति को सुधार पाएंगे। और एक लेवल पे मुझे भी लगता है बात कि उससे हम गरीबी और जो भुखमरी है उसकी समस्या को भी काफी हद तक जो है ठीक कर पाएंगे। तो कमोबेश अगर पूरी तरीके से नहीं भी कहें, तो आपको लगता है, जैसे मैंने तटस्थ पक्ष आपसे जानना चाहा, तो आपको लगता है कि किसानों का जो किसानों का जो पक्ष है वो ज्यादा मजबूत है और ज्यादा उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ये आप अंत में कहना? एक चीज मुझे इसमें जोड़नी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने पक्ष में ये जरूर कहूंगा कि एमएसपी एक जो है स्टॉप है, एक जो है कंपोनेंट है पूरे कृषि क्षेत्र की जो समस्या अभी बनी हुई है। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है दर्पण की ये भी हमें देखा जाना चाहिए कि जो और समस्याएं हैं खासकर ग्रामीण क्षेत्र की, उनको भी देखना चाहिए, या जो कृषि क्षेत्र की। और उसमें मुझे लगता है कि हमें और मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर सेक्टर को करना होगा। उसको आसान शब्दों में ये कहें तो देखिए, ये जरूर है कि स्मॉल स्केल जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो छोटे और मंझोले जो किसान हैं, उनके पास जमीन नहीं है। तो ये बड़ा प्रश्न है कि वहां पे भूमि सुधार की बात आएगी, क्योंकि भूमि सुधार की कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो देखने वाली बात है। लेकिन जो जिनके पास जमीन नहीं है या जिनके पास कम जमीन है और जिनके पास ज्यादा जमीन है, ये जो गैर बराबरी है, इसको कहीं ना कहीं भूमि सुधार जो है वो करने होंगे। ये एक मुझे लगता है, यदि आप मेरे से पूछते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि यदि लॉन्ग रन में यदि सोल्यूशन इस कृषि क्षेत्र की जो समस्या है, जो क्राइसिस अभी चल रहा है, मुझे उसे लगता है कि कैसे उसको सामूहिक खेती की जाए,
मुझे कलेक्टिवली पहले तो जमीन दी जाए, जिनके पास जमीन नहीं है या कम है तो उनको थोड़ी और ज्यादा, जैसे कि थोड़ा सा समानता हो जमीन का, जो ओनरशिप है, जो स्वामित्व है। और साथ में मुझे लगता है, जो काफी लोग इकोनॉमिक्स बोल भी रहे हैं, कि कलेक्टिव कोऑपरेटिव फार्मिंग हो, इसकी तरफ जोर हो। और लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा कि एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइज करने की जरूरत भी है, औद्योगिक क्षेत्र को। यहाँ जो वहाँ जो समस्या और है, जैसे मैं लास्ट ही पॉइंट कहूंगा कि जो लिंकेज है कि क्यों ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों में आते हैं, उसका कारण ये भी है कि वहाँ रोजगार नहीं है। तो मान लीजिए जब आप मॉडर्नाइज इन स्थितियों में ऐसे करेंगे कि आप एक लेवल पे वहां पे स्टोरेज जो है उसको बढ़ाएंगे, मार्केटिंग फैसिलिटीज बढ़ाएंगे, या जो शिक्षा क्षेत्र में वहां पे आप निवेश कराएंगे, या आप हेल्थ सेक्टर को वहां इंप्रूव करेंगे, तो एज ए होल ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या है या जो कृषि क्षेत्र से लिंक है उसका क्राइसिस, उसमें आप रिजॉल्व कर पाएंगे। अब और मैं उस पॉइंट को ऐसे भी लिंक करना चाहूंगा कि यदि आप लैंड रिफॉर्म्स करेंगे और साथ में भूमि सुधार करेंगे, जिसमें गरीब या एक कहेंगे लैंडलेस जो एक लेवल पे फार्मर्स हैं या वर्कर्स हैं, उनको जमीन देंगे, और साथ में कलेक्टिव कोऑपरेटिव फार्मिंग मिल के वो खेती करें, तो वो इसका विकल्प हो सकता है। नहीं तो समस्याएं जो हैं वो काफी ठीक होने वाली नहीं है। तो कुल जमा तो यही समझ में आ रहा है कि कृषि में कम से कम भारत में ढेर सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम न्यूनतम रिक्वायरमेंट है, अगर कहें जोड़ के कम से कम इतना किया जाना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। तो जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, बिल्कुल ठीक बोला आपने कि वो एमएसपी तो एक पड़ाव है, लेकिन उसमें और पड़ाव भी हैं जिनको सरकार को या मतलब जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको देखना होगा। यदि सच में, क्योंकि डोमिनेंट अभी भी भारत में 30-35% जो है वो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं, तो 60% 65% जो है, यदि 70% लोग जो है यदि रूरल एरिया में रह रहे हैं, तो ये समस्याएं तो गहरी हैं और उनको इस पड़ाव से भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन और भी पड़ाव और भी कदम जो है लेने की जरूरत है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। नरेंद्र जी, क्रिप्टो करेंसी ये एक ऐसा हैपनिंग मुद्दा है कि हमारे शो में ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन इस पर बात होती है, और जिस दिन नहीं भी होती है उस दिन भी हमें इसे अंत मोमेंट में इसलिए छोड़ देना पड़ता है कि या तो अन्य बड़ी खबरें होती हैं या रिपीटेटिवनेस का भय रहता है। लेकिन आज इससे जुड़ा हमारे पास बड़ा अपडेट है, और वो अपडेट ये है कि क्रिप्टो करेंसी बिल, जिसे संसद के शीत सत्र में 25 अन्य बिल के साथ पेश किया जाना है। नरेंद्र जी, क्या अपडेट्स हैं इस बिल को लेकर? क्या लगता है अगला साल आते आते ये कानून की शक्ल ले लेगा, और भी इससे जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट क्रिप्टो करेंसी से? एक तो यही खबर आ रही है दर्पण की, अभी जैसे ही सरकार ने कल कहा है कि हम बिल लाएंगे, तो ये भी बात आई थी पहले विज्ञप्ति सूत्रों से कि जो बिल लाया जाएगा उसमें ज्यादातर जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, उनको बैन करेंगे हम। ये कल खबर आई थी। उसके कारण से क्या हुआ कि आज जो है, जो क्रिप्टो करेंसी है, डिफरेंट बिटकॉइंस और जो करेंसी है, उसकी जो प्राइसिंग है वो लगभग 15 से 20% कम हो गई है, मतलब ये डाउनफॉल हुआ। फिर दोबारा एक खबर आई दोबारा, वो कह रहे हैं कि हम बैन करने की बात नहीं कर रहे हैं, अगेन विज्ञप्ति सूत्रों की बात है, लेकिन कि बिल में हम ऐसी बातें लाना चाह रहे हैं जिसमें कि हम बैन करने की बात नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज को, जो कि 6000 क्रिप्टो करेंसी, हम तो ये कह रहे हैं कि हम रेगुलेट करेंगे, कि रेगुलेशन की बात कर रहे हैं वो, ना कि हम बैन करने की बात कर रहे हैं। तो उससे थोड़ा रिकवर हुआ है क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन अभी भी ये बात तो है। और दूसरी चीज ये है कि जो रघुराम राजन भी ने भी कहा है, आज ये उनकी बात आई है, जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने कहा है कि देखिए ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी को कोई रेगुलेट कर सकता है। अब 6000 क्रिप्टो करेंसी को कैसे रेगुलेट करेंगे, मतलब 6 लाख करोड़ रुपया है उसमें, तो ये डिफिकल्ट है। लेकिन उन्होंने इसका मतलब एक हिंट भी दी है कि देखिए ज्यादातर जो ठीक वैल्यू होगी वो रह जाएंगी, और जितनी बेकार वैल्यू होगी अपने आप ही वाइप आउट हो जाएंगी मार्केट से। तो जो अच्छी सो कॉल्ड बिगर जो क्रिप्टो करेंसी वैल्यूज होंगे या प्राइसेस होंगे वही रहेंगी। तो इसलिए ज्यादा करें वो सोचने की जरूरत भी नहीं इस पॉइंट पे, वो कैसे वाइप आउट होंगे, 6000 से कैसे 2-4 रह जाएगी। ये पॉइंट है।
जी, ये वाइप आउट वाला एग्जांपल, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे बड़ा हाँ। मतलब ये रेलेवेंट लगता है। मैं किसी भी सेक्टर को या किसी भी चीज को देखूं, मैं आपको बता रहा हूँ एक उदाहरण, 15-16 साल पहले जब मैं दिल्ली में आया था तो कॉल सेंटर्स बहुत ढेर सारे थे और बहुत बूम कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वो बंद हो गए हैं, लेकिन एक तो उनकी एक्सपर्टीज हो गई है, वो केपीओज में चले गए हैं और अच्छा आउटसोर्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही रह गए हैं और वो बढ़ रहे हैं। ऐसे ही जब 2000 में क्राइसिस आया था, बूम, जो आईटी का जो क्राइसिस आया था, जो शेयर मार्केट में गिरे थे, लेकिन फिर भी गूगल जैसी या कुछ अच्छी कंपनीज हैं वो सरवाइव कर ले गई, तो वो बड़ी हो गई। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी क्रिप्टो करेंसी में भी आप यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ करेंसी 6000 में से कुछ समय के साथ साथ शनै शनै खत्म हो जाएंगी, और जो बड़ी रहेंगी उनका मार्केट कैप और उनका स्टेबिलिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो सस्टेन रख पाएंगे। बिल्कुल, यही रघुराम ने कहा है, रघुराम राजन जी ने कहा है कि सही में कि जो वैल्यू रखेगी वो रहेगी, उसके अलावा जो है वो वाइप आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी। और उसमें उन्होंने एक थोड़ा सा वो भी दिया, जो हिंट बार बार आरबीआई गवर्नर से भी आ रहा है, प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर है, और आरबीआई पुराने गवर्नर वो थे, वो भी कह रहे हैं कि चिट फंड वाला हाल ना हो जाए, ये ध्यान रखना होगा हम लोगों को। कि मान लीजिए लोगों के पैसे जो कंटेन कर लिए, तो जब जैसे वो खत्म होने लगेगी करेंसी बेचारे, तो जिन्होंने इन्वेस्टर निवेशक होंगे उनकी क्या हालत होगी, ये सरकार को देखना होगा कैसे रेगुलेट करेगी, क्योंकि एक लेवल पे काफी डिजिटाइज है। तो डिजिटाइज मैंने कहा भी था, पहले हम बात कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजी में प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एडवांस या इंडिविजुअल ज्यादा एडवांस होते हैं मुकाबले सरकारों के या इस तरह के इंस्टीट्यूशन के। तो ये चैलेंज अभी भी बना हुआ है सरकार के पास या आरबीआई के पास कि कैसे इस चीज को ठीक करते हैं या रेगुलेट करते हैं। एक चीज और मुझे पूछनी थी नरेंद्र जी, कि जैसे आपने कहा कि 15 से 20% गिरा, जो सुनने में आ रहा है, लेकिन क्या ये वैश्विक स्तर पे गिरा है केवल भारत ही? क्योंकि पूरा तो वैश्विक ही होगा, तो भारत कितना इम्पैक्ट डालता होगा क्रिप्टो करेंसीज में, और क्या किस तरीके का मतलब ये है? नहीं, अभी तो ये इंडिया के बारे में ही डेटा आया है कि अभी बिटकॉइंस के जो प्राइसेस हैं वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही हैं, क्योंकि 6000 जितनी क्रिप्टो करेंसी बोली जा रही है वो इंडिया की है, और उसका जो वैल्यूएशन है और एवरेज वैल्यूएशन है वो 6 लाख करोड़ रुपया है। तो उसी पे ही डाउनफॉल है ये। तो वही है, और ये एक लेवल पे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का, और ये बात सही है कि कभी भी इस तरह की जो करेंसी है या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक्सपेक्टेशन पे चलते हैं। तो यदि अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि गवर्नमेंट बैन करने वाली है, तो हाहाकार तो लोगों में मचती है, और हाहाकार के कारण से 18-20% जो है वो प्राइसेस में कमी हुई थी। लेकिन दोबारा एक स्टेटमेंट आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि हम बैन करने की बात नहीं कर रहे हैं, सरकार ये बोल रही है, हम बिल में सिर्फ रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, जिससे जो 18-20% जो डाउनफॉल हुआ था प्राइसिंग में सुबह, उसको कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो अब थोड़ा कंटेन हो रहा है, कम हो रहा है। कितना हुआ है ये देखने की बात है। अभी मिला था कि 10-12% की बात तो हो रही है, जो थोड़ी देर पहले मैं डेटा देख रहा था। एक इंटरेस्टिंग सा वो समझ में आ रहा है मुझे कि क्रिप्टो करेंसी इतनी तेजी से बदलने वाली टेक्नोलॉजी है, मतलब टेक्नोलॉजी या फाइनेंशियली, कि मुझे नहीं लगता कि ये बिल अंतिम बिल होगा अगर कानून के रूप में। इसमें अमेंडमेंट आने वाले सालों में कई आने निश्चित हैं, अगर ये बिल कानून की शक्ल ले भी लेता है। नरेंद्र जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों जो हिंट हैं, एक तो ये कि अपने आप ही वाइप आउट होगा, और ये बात सही है कि वैल्यू जिसकी होगी वो रहेगा मार्केट में, और दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है, तो किस तरह से और मेथड्स आते हैं और उसके थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट होती है, और उसमें गवर्नमेंट कितनी रेगुलेट करती है, तो उतने चैलेंजेस बढ़ते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनमें अमेंडमेंट आना, संशोधन होना तो वो जरूरी है या होगा ही। ये स्टैटिक नहीं, डायनेमिक बिल सा लग रहा है। चलते हैं जी, चलते हैं तीसरी खबर की ओर नरेंद्र जी। रिलायंस अरामको डील, इसके बारे में हम खर्चा पानी के कई एपिसोड्स में बात करना चाह रहे थे, लेकिन फिर पेटीएम, आईपीओ, पेट्रोल रिजर्व जैसे मुद्दे से जुड़ी ढेरों ब्रेकिंग न्यूज आपको पता ही होगा, उसके चलते पोस्टपोन हो रहा था। नरेंद्र जी, आप ही समझाइए इस पूरे प्रकरण को। अगर बीच में कोई सवाल होगा तो मैं यकीनन पूछूंगा, बस ये जरूर उससे पहले जोड़ देता हूं दर्शकों के लिए कि रिलायंस के शेयर्स पिछले एक महीने में अपने पीक से करीब 400 अंक या 14% के करीब गिर चुके हैं, और इसमें भी पिछले कुछ दिनों की गिरावट सबसे ज्यादा स्टीप है, सबसे ज्यादा साउथवर्ड है। बिल्कुल, अभी खासकर 2-3 दिन से हम देख रहे हैं
जैसे ही मतलब जो रिलायंस के जो शेयर हैं वो 5 से 6% गिरे हैं, यदि हम मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को मिला के देखें। और उसका मेन कारण अभी यही माना जा रहा है, जो अरामको में बोल रहे हैं कि ये जो सऊदी की जो गवर्नमेंट कंपनी है उसको वो सेल आउट करना चाह रहे थे एक शेयर, लगभग $15 बिलियन का, 20% अराउंड शेयर, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री का। तो उसमें इन्होंने कहा है कि अभी हम थोड़ा रुकेंगे, हम उसको रीवैल्यूएट करना चाहते हैं कि जो $15 बिलियन का जो हमारा सेल का प्रस्ताव था या जो प्लान था उसको हम होल्ड पे ले रहे हैं। तो जैसे ये खबर आई मंडे को, तो वैसे ये डाउनफॉल हुआ है रिलायंस के शेयर का। तो और उसका कारण भी हमें समझना पड़ेगा। उसका कारण साफ है, क्यों रिलायंस इंडस्ट्री सेल आउट करना चाहती है। वो इनफैक्ट वो तो 2019 में प्लान था, लेकिन वो कोविड शुरू हो गया, उस कारण से उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अब दोबारा उन्होंने 2021 में प्लान किया था, लेकिन बाद में जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज कर गए तो उसमें लगा कि नहीं, फिर होल्ड कर लेते हैं। अब तीसरी बार फिर उन्होंने होल्ड किया है रिलायंस ने, और उस कारण से इन्वेस्टर्स को लगता है कि हमें कहीं ना कहीं लॉस होगा। और वो एक तरह से, वही मैंने कहा ना, एक्सपेक्टेशन पे मार्केट चलती है, तो उस लेवल पे वो डाउनफॉल दिख रहा है। और उसका कारण रिलायंस इंडस्ट्री का ये भी है कि जो एक लेवल पे वो ये करना चाहते हैं, ये हमें मालूम ही होना चाहिए कि इस टाइम रिलायंस इंडस्ट्री के पास अराउंड $42 बिलियन का डेट है। तो $42 बिलियन का जो डेट है उसमें से वो एक कंपनसेट करना चाहते थे कि $15 बिलियन हमें यहाँ से मिल जाएगा यदि हम सेल आउट करते हैं एक शेयर हम। तो वो तो अभी हुआ नहीं, तो उसी कारण से इस तरह का डाउनफॉल जो है रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में दिख रहा है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात इसमें भी मैं लास्ट में जोड़ना चाहूंगा, और अगर आप टिप्पणी देना चाहें तो भी दीजिएगा कि कह रहे हैं जो ये अभी पुनर्मूल्यांकन की जो बात हो रही है, इसमें अब की बार कह रहे हैं कि ज्यादा हाथ रिलायंस का है, और पूरा उस मतलब कुछ विशेषज्ञ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ साल पहले जब ये डील के बारे में बात हो रही थी, तो तब रिलायंस के ज्यादा हित थे, या तो उन लोगों के लिए विन विन सिचुएशन थी, रिलायंस के लिए भी और सऊदी अरामको के लिए भी। रिलायंस के लिए इसलिए विन विन सिचुएशन थी क्योंकि जितना आपने कर्ज बताया उससे कहीं ज्यादा कर्ज में थी। उसके बाद उन्होंने बेशक फेसबुक के साथ डील की, क्वालकॉम के साथ डील की, और भी कई कंपनीज आई, तो कर्ज से काफी मुक्त हो गई। साथ ही साथ जो विशेषज्ञ की जो मैं रिपोर्ट पढ़ा था उसमें यह भी कहा गया कि रिलायंस जो है अब उनके जो गोल्स हैं वो थोड़ा सा चेंज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेट्रोलियम से पूरा शाई हुए करेंगे, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जीज वगैरह के बारे में जा रहे हैं। तो क्या बड़ा कल्प्रिट इस पुनर्मूल्यांकन का है? क्योंकि आपको पता है एजीएम की मीट में इन्होंने एक सीईओ को भी, अरामको के सीईओ को भी अपने साथ लेके आए थे। तो क्या बड़ा कल्प्रिट रिलायंस कहा जा सकता है, या फिर ये केवल विशेषज्ञों की राय है, एक केवल फैक्टर्स जोड़ के एक चीज निकाल दी गई है? ये बात आपने सही बोली कि रिलायंस जो है डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है अपने बिजनेस को, और उसमें उनका ये बिल्कुल मकसद है कि ये जो केमिकल और पेट्रोलियम वाला जो बिजनेस है उसको डाइवर्ट करें और ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करें। और इसलिए उन्होंने कहा भी है कि हम 2035 तक हम जीरो एमिशन वाला जो प्रोसेस है उसको रखना चाह रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा था ग्रीन एनर्जी के लिए हम लोग जो है $10 बिलियन का उनका ये प्लानिंग है, $10 बिलियन जो है आने वाले दिनों में इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए एक रीजन ये भी था कि जैसे उनका जो $42 बिलियन डेट है उसमें से $15 बिलियन कम हो जाता, तो उससे जो है एक लेवल तक जो है उनको सहायता भी होती और ये बिजनेस डाइवर्सिफाई करने का भी होता। ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि इसमें रिलायंस की कितना डिप्लोमेटिक डिसीजंस हैं ये या बिजनेस डिसीजंस हैं, लेकिन ये जरूर है जैसे एलन मस्क की बात आ रही है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं प्रेशर तो है कि कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई बिजनेस में करना भी चाहते हैं। और ये बात सही भी है कि प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के या क्रूड ऑयल के, तो नेचुरल है कि जब टाटा इस टाइम जो है हमें इन्वेस्टमेंट उनका जो है ईवी की तरफ दिख रहा है ना, तो एक लेवल पे वो भी चाहेंगे कि इस तरह का हम जो है इन्वेस्टमेंट करें और कम्पीट करें। तो एक लेवल पे बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिसके तहत ये मुझे लगता करना चाह रहे हैं। हाँ, लेट क्यों कर रहे हैं, मुझे जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये भी हो सकता है कि बेटर डील चाहें वो, और बेटर डील के थ्रू जो है उनका प्रॉफिट बेटर हो और उससे जितना उन्हें मिल पाए इस डील से, इसलिए उन्होंने बात कही भी है। मैं भी उस न्यूज को देख रहा था, वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पार्टनर तो रहेंगे ही है अरामको, तो देखते आरामको तो उस लेवल पे कितना जो है वो उस डील
को फ्यूचरिस्टिक लेवल पे भविष्य में देखते हैं, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन मुझे लगता है कि रिलायंस का अभी वही है कि कितना बेहतर जो है वो उसको डील के थ्रू वो अर्निंग कर पाए। मतलब $15 बिलियन की जगह क्या $20 बिलियन हम देख सकते हैं उसको या नहीं देख सकते, ये एक मुझे अंदेशा लग रहा है या हिंट लग रही है। लेकिन अभी के लिए कहा जा सकता है कि मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, अभी अभी जितनी देर हो चुकी है अभी और देर होनी है, पुनर्मूल्यांकन में समय लगेगा और बड़ी डील्स में एनीवे समय लगता है। देखते हैं, लेकिन ये भी है कि एक लेवल पर उनका लॉस भी तो हो, या इस तरह लॉस इन द सेंस शेयर होल्डर्स का तो लॉस हो ही रहा है जो इन्वेस्टर्स हैं। और तो यदि सबसे बड़े शेयर होल्डर प्रमोटर हैं तो अल्टीमेटली उनका भी लॉस हो रहा है। जी वही, डेफिनेटली। तो इस लेवल पे इतना रिस्क या वॉलेटाइल डिसीजन होंगे, इतनी अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर का ही बुरा होना है, वो तो बेचारे फंसे हैं और फंसे होंगे, लेकिन साथ में एज ए बिजनेसमैन उनको भी प्रॉब्लम हो रही होगी जरूर, जो है मतलब सच ही है वो। जी नरेंद्र जी, लेकिन मेन कॉस्ट जो बियर करने हैं वो तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स कर रहे हैं इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र जी, चलते चलते लास्ट में चौथी खबर, एक ऐसी खबर जो कम से कम मार्केट के हिसाब से तो प्रथम दृष्टया अच्छी लग रही थी, लेकिन आपने ऑफलाइन काफी कुछ समझाया इसके बारे में, तो निहितार्थ इसके आप ही से जानेंगे। मैं जरा खबर दर्शकों को बता देता हूं कि नवरात्रि से दिवाली में जो क्रेडिट फ्लो हुआ था इस फेस्टिवल सीजन में, वो पिछले 4 सालों का, केवल पिछला कोविड वाला जो एक्सेप्शनल ईयर हटा भी दिया जाए, फिर भी पिछले 3 सालों में सबसे हाईएस्ट रहा है। और मतलब कि क्रेडिट फ्लो यानी कि जो बैंक्स से लोगों के पास क्रेडिट आया। तो जो आपने ऑफलाइन समझाया था वही मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को भी समझाएं किस तरीके से इसके कई निहितार्थ होते हैं। इसमें दो चीजें ही हैं दर्पण। एक तो ये है जो आप कह ही रहे हैं कि आरबीआई का नया डेटा आया है, उसमें आरबीआई ने ये प्रूव किया है कि ये जो एक महीना है अक्टूबर 8, 2021 से लेके 5 नवंबर 2021, तो ये लगभग एक महीना जो है उसमें 1.5 लाख जो करोड़ रुपया जो है वो क्रेडिट दिया गया है, वो लोन दिया गया है मार्केट में। तो ये एक तरह से फेस्टिवल का सीजन था जिसमें दिवाली थी, उसमें धनतेरस था, तो दशहरा था। तो उस लेवल पे ये सबसे ज्यादा है जब हम कंपेयर कर रहे हैं 2019 से, 2020 से और 2018 से। तो जो आप कह ही रहे हैं कि 3 सालों में 2018, 19 और 20 के मुकाबले ये सबसे ज्यादा है। तो एक अच्छी खबर है, एक लेवल पे हम कहेंगे कि जो प्री कोविड टाइम में जो लोन दिए गए बैंकों द्वारा, और जो आरबीआई का डेटा बता रहा है कि अब जो है वो 1.25 लाख करोड़ रुपया जो है लोन दिए गए हैं, जबकि यदि हम 2018 में देखें तो लगभग सवा लाख ही था, 1.5 लाख नहीं था। तो लगभग जो है, इवन एग्जैक्ट में बताऊं तो 1.18 था, 1.18 लाख करोड़ रुपया था, जो कि अब जो है वो 1.5 लाख हो गया है। तो लगभग जो है एक तरह से कहें हम कि 30 लाख करोड़ रुपए ज्यादा दिया गया है लोन के रूप में। तो ये अच्छी खबर है, लेकिन उसके साथ हमें ये भी समझना होगा दर्पण कि क्या लोन ज्यादा देना क्या अच्छी खबर हो सकती है उपभोक्ताओं के लिए? ये जाहिर सी बात है। ये जरूर है, उस खबर में ये भी बताया गया है कि देखिए फेस्टिवल में डिफरेंट जो बनाजा आते हैं, ऑफर्स आते हैं, और जो डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलती है, उस कारण से सेल तो हाई होती है। तो जो प्रोडक्ट्स हैं खासकर एक तरह से कहें कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, वो उनकी जो डिमांड है, मांग वो बढ़ती है। धनतेरस में लोग जो हैं वो खरीदना ही चाहते हैं कुछ धातु का सामान, तो वो तो ठीक है। लेकिन ये है कि लोन के से वो फाइनेंस कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो एक लेवल पे वो चिंता की बात भी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि क्यों नहीं लोग बिना लोन के अपने प्रोडक्ट्स को ले पाए। और वो कहीं ना कहीं हमें फिर कोविड-19 में जो स्थिति बनी हुई है अभी भी मार्केट की, ये जरूर है कि अर्थव्यवस्था थोड़ा इम्प्रूव की है, लॉकडाउन नहीं है अब, इतने वैक्सीन जो है बेहतर लोगों में लगी है, उस कारण से जो मार्केट और ओपन हुई है। और उस खबर में कहा भी गया है इस कारण से जो हॉस्पिटलिटी जो है जो सेक्टर है वो इम्प्रूव किया है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर है वो इम्प्रूव किया है, तो या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो इम्प्रूव की है।
वो बात सही है, लेकिन लोग जो है मजबूर हों लोन के लिए, और वो पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा है। लेकिन यदि मैं अर्थशास्त्री के रूप में कहूँ, तो मैं जरूर कहूंगा कि लोगों को लोन लेने की मजबूरी ना हो, लोगों को पास आय हो, और उसके तहत वो अपना फ्रिज भी खरीद लें, टीवी भी खरीद लें, जो सिंपल, खासकर जो मिडिल क्लास के लिए हम बात कर रहे हैं, और गरीब आदमी जो खाना बेहतर खा पाए, तो उस तरह की आय हो लोगों के पास, तो ज्यादा बेहतर होगा। नरेंद्र जी, यानी कि लोन को लेके जो आपने अभी फिर से क्लियर किया है, एक एक स्वीट पॉइंट सा होना जरूरी है, एक ब्रेक इवन पॉइंट सा होना जरूरी है, क्योंकि बैंकिंग पूरा सिस्टम या अर्थव्यवस्था, लोन ही सबसे बड़ी इनकम मेरे ख्याल से एकमात्र, कई जगह पे तो लोन ही एकमात्र इनकम होती है, अगर बैंक नहीं माने जाए, अगर हम बाकी बैंकिंग, नॉन फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर की मानी जाए, होना चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप देखेंगे यूएस वगैरह में जैसे लोन के चलते ही इतने बड़े क्राइसिस आए हैं, पिछला जो 2008 का क्राइसिस आया था, तो वो एक स्वीट पॉइंट की जरूरत है मेरे ख्याल से। क्या ऐसे समाप्त की जा सकती है आपकी बात? मैं केवल जानना। सही बात है, बिल्कुल। ये बात सही है कि जो 2008 में जो क्राइसिस आया था, वो यही क्राइसिस था कि लोगों को बिना समझे सोचे समझे उनकी पेइंग कैपेसिटी से ज्यादा लोन दे दिया गया, बाद में डिफॉल्ट होने लगे, वही जो एनपीए अभी हम यहाँ पे हिंदुस्तान में बात करते हैं। इस कारण से जो है वहाँ पे हाउसिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर बैठने लगा, रिपे कर ही नहीं पा रहे थे, तो बैंकिंग सेक्टर बैठा। फिर जिन लोगों ने लोन पे वो घर लिए हुए थे, तो वहां पे वो हाउसिंग सेक्टर बैठा। तो इस मोरलेस तो इसका मतलब है कि क्रेडिट, या फिर अभी हम कहें खासकर एजुकेशन लोन लिए गए हैं मतलब यूएस में, और वो वही ट्रेंड जो है आजकल हमें भारत में भी दिख रहा है। तो यदि इस तरह की मजबूरी हो जाए पढ़ने लिखने के लिए भी, और खाने के लिए, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन लिए जाएं, तो वो तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था तो वो हो जहां पे कम जरूरत हो लोन की, और ज्यादा जरूरत हो, मुझे लगता है आय जब ज्यादा हो जाएगी या एक डिसेंट लेवल पे हो जाएगी, वो ज्यादा बेहतर इकोनॉमी होगी मुकाबले एक क्रेडिट ग्रोथ वाली इकोनॉमी। तो लोन से ड्राइव्ड इकोनॉमी से बेहतर इकोनॉमी वो होगी जो क्रेडिट से ड्राइव्ड हो। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी। तो ये था आज का खर्चा पानी। देखते रहिए 3 एलिमेंट। शुक्रिया।